कंग्रेचुलेशन मैडम, आपका होम लोन अप्रूव हो गया 50 लाख का फॉर 30 इयर्स। आपको हर महीने 38,446 की ईएमआई देनी है टाइम पे। तो रुको जरा, सबर करो। 30 साल में मुझे कितना टोटल अमाउंट पे करना होगा? सिर्फ और सिर्फ 1.38 CR। व्हाट? लोन का ऑलमोस्ट 3 गुना। बाइंग अ हाउस तो इस देश का सबसे बड़ा स्कैम है और मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। रेड, फाइनली मैंने 70 लाख का फ्लैट ले लिया। डाउन पेमेंट डन, लोन अप्रूव्ड एंड माय ड्रीम लाइफ स्टार्टेड। मैं कंग्रेट्स कहूं या कंडोलेंसेस? कंडोलेंसेस क्यों? घर लिया है बॉस, वो भी मेरे नाम पर। नाम तुम्हारा, पर घर अभी भी बैंक का है। तुम बस ईएमआई भरने वाले हो, वो भी अगले 20 से 25 साल तक। तुम सोच रहे हो तुमने 70 लाख का घर लिया, पर असल में तुम 1.6 से 1.8 करोड़ तक पे करोगे। हाँ, 3 गुना पेमेंट, इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग, इंश्योरेंस और हिडन चार्जेस सब मिला के। तो क्या हुआ रेड? मार्केट रेट तो बढ़ेगा, आगे जाके तो मैं तो फ्लैट को बेच भी सकता हूँ ना, बहुत अच्छे दाम पे। अफेड, वो तो भूल ही जाओ, एक सिंपल मैथ करके देखते हैं। तुम्हारा फ्लैट प्राइस है 70 लाख, डाउन पेमेंट 10 लाख, लोन 60 लाख, 5 साल तक ईएमआई दिए, टोटल 20 to 25 लाख, पर प्रिंसिपल कम हुआ बस 4 से 5 लाख। आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी भी अराउंड 55 लाख। क्या इतना इंटरेस्ट? इतना भी होता है क्या? हाँ, पहले 7 से 10 साल ईएमआई का 70 to 80% इंटरेस्ट होता है। तुम सोचते हो लोन कम हो रहा है, पर असली में बैंक का प्रॉफिट बढ़ रहा होता है। अब मान लो मार्केट वैल्यू बढ़कर 80 लाख हुई, तब तो मैं सेफ हूँ पक्का। नहीं, 80 लाख में बेचोगे, 55 लाख बैंक का चला जाएगा, बची 25 लाख। पर तुमने टोटल खर्चा किया था 35 to 40 लाख, डाउन पेमेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्लस मेंटेनेंस प्लस ब्रोकरेज। तो प्रॉफिट नहीं, टोटल लॉस, टोटल लॉस। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग बेचते हैं। हाँ, मजबूरी में, और ज्यादातर लोग लॉस में बेचते हैं क्योंकि बायर कम मिलता है, लोन आउटस्टैंडिंग ज्यादा होता है, बैंक एनओसी लगती है, मार्केट स्लो होता है, डॉक्यूमेंट्स में टाइम लगता है और ब्रोकर कमीशन अलग सा। पर मेरे बैंकर ने तो बोला था कि मेरा ईएमआई तो फिक्स्ड है। ये जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेपो रेट बढ़ाता है, जब रिसेशन आता है तो रेपो रेट घटा भी देता है। ये सब अनप्रेडिक्टेबल होता है। 6 बार साल में रेपो रेट चेंज हो सकता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तुम बस फंस जाओगे। तो रेड, तुम बोल रहे हो कि ईएमआई बढ़ भी सकता है? हाँ, ईएमआई बढ़ेगा या टेन्योर लंबा होगा या दोनों भी हो सकता है। और बैंक ईएमआई कम नहीं करता जब रेपो रेट गिरे। और राइट, सबसे डेंजरस ट्रैप क्या होता है पता है तुम्हें? वो होता है कि जब तुम लोन को डिफॉल्ट करते हो। इंडिया में लोन प्रेशर में सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। कई लोग घर बैंक को वापस कर देते हैं, कई लोग ऑक्शन के नोटिस से डर कर भाग जाते हैं। रिकवरी एजेंट्स का प्रेशर, फोन कॉल्स, थ्रेट्स, हरासमेंट। ईएमआई छूट गई तो घर भी गया और इज्जत भी। मैं ये क्या क्या सुन रहा हूँ? और सबसे बड़ा दर्द, ईएमआई सिर्फ पैसा नहीं, ईएमआई डेली टेंशन है, ईएमआई स्ट्रेस भी है, ईएमआई तुम्हारी फ्रीडम खा जाती है। तूने सोचा था तुम होम ओनर बन जाओगे, पर असली में तुम लोन ओनर बन गए। तो तुम्हारे हिसाब से घर खरीदना गलत है क्या? मुझे बताओ रेड। गलती तब होती है जब तुम बिना सोचे, बिना मैथ्स किए, बिना प्लानिंग किए लोन ले लोगे। इंडिया में घर सस्ता नहीं होता, लोन सस्ता लगता है, घर नहीं। याद रखना, घर सपना तभी बनता है जब लोन टाइम पर ना बन जाए, वरना ईएमआई
तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग ले लेती है। तो ये लोन के झंझट से कैसे बचे? और बाकी सब लोगों के लिए तुम्हारे पास कोई एडवाइस है? बहुत ही सिंपल है भाई। पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, शॉर्ट टेन्योर चूज करो, फ्लोटिंग रेट समझ के लोन लो, एक्स्ट्रा ईएमआई या पार्ट पेमेंट करो, और घर तब लो जब तुम अफोर्ड कर सकते हो, ना कि तब जब सोसाइटी दिखती है या सोसाइटी का प्रेशर होता है। बात तो सही है।